हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आनंद सर एसएसटी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नाउ यू आर इन क्लास 7। तो आज मैं क्लास 7 के एसएसटी शुरू कर रहा हूं। क्लास 7 में है इंडिया इन द मेडिवल पीरियड। इन मेडिवल हिस्ट्री यू विल स्टडी अबाउट द 8th century to 18th century CE, and medieval period is divided into two parts: early medieval period and later medieval period. In early medieval period you will study about the 8th to 13th century, and in later medieval period you will study about the 13th to 18th century. Early medieval period of India witnessed a large scale changes in the society, politics and economies. After Harshvardhana, three major political forces emerged. हर्षवर्धन के बाद भारत में तीन बड़ी शक्तियों का उदय हुआ, और ये तीन बड़ी शक्तियाँ थी पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। और इन तीनों के बीच में स्ट्रगल होता था लगातार, इसलिए इसको ट्रिपार्टिट स्ट्रगल के नाम से भी जाना जाता है। हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस इन्वेशंस ऑफ मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गजनी invaded India in 1024 and Muhammad Ghori invaded India 1191 and 1192, and Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain, and his successor Qutbuddin Aibak established Delhi Sultanate. अर्ली मेडिवल पीरियड में भारत में तीन बड़ी शक्तियों का उदय हुआ। हर्षवर्धन के बाद पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसके अलावे दक्षिण भारत में चोल राजवंश काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ दो लड़ाइयाँ, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम राजवंश की स्थापना। गुलाम राजवंश के बाद आप इस बुक में पढ़ेंगे गुलाम राजवंश के जो कुछ प्रमुख राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी राजवंश के बाद तुगलक राजवंश के बाद सैयद राजवंश, और अंत में लोदी राजवंश के राजाओं ने शासन किया। ये सभी राजा के राज्यकाल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है इतिहास में। इसके बाद बाबर 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, और पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया, इसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी के बाद बाबर भारत में मुग़ल सल्तनत की स्थापना करता है। मुग़ल सल्तनत के प्रमुख राजा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब हुए। आप क्लास 7 में इन सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स के भारत आने की कहानी भी पढ़ेंगे, और किस तरह से उन्होंने भारत में अपना पॉलिटिकल प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया, वह भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है चेंजिंग नेम्स ऑफ रीजन्स इन इंडिया। भारत के क्षेत्रों का नाम किस तरह से बदला। क्या आज जिसे हम भारत कहते हैं उसे मेडिवल पीरियड में भी भारत कहा जाता था? जी नहीं। मेडिवल पीरियड में भारत को प्राय हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, और ख़ास करके जो मिन्हाजुल सिराज था उसने भारत को हिंदुस्तान के नाम से पुकारा था। उसके हिंदुस्तान जो थे वो उत्तरी भारत के क्षेत्र थे, जिनमें से दिल्ली के अलावे पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के उत्तर वाला जो क्षेत्र था वह हिंदुस्तान था। बाबर ने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के जियोग्राफिकल
संदर्भ में क्या था, भौगोलिक संदर्भ में क्या था, यहाँ के फ्लोरा और फौना उस संदर्भ में किया था। और भारत को इंडिया शब्द हेरोडोटस ने दिया था, हेरोडोटस, जिसको कि इतिहास का पिता भी कहते हैं। ग्रीक शब्द भाषा के शब्द है और यह इस संदर्भ में यूज किया जाता है कि इंडस रिवर के आसपास वाला जो इलाका है वो इंडिया कहा गया। इंडस हमारे सिंधु नदी को ही वो इंडस कहते थे। सिंधु नदी अब के पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में वो बहती है और सबसे पहली हमारी सभ्यता का उदय भी सिंधु नदी के तट पर ही हुआ था, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हमने देखा कि भारत को पहले हिंदुस्तान कहा जाता था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने, यूरोपियन ट्रेडर्स ने, यूरोपियन लोगों ने इसको इंडिया नाम दिया। फिर भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? दरअसल भारत का नाम हस्तिनापुर के महाप्रतापी सम्राट दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। जो महाभारत आप पढ़ते हैं जिसमें कौरव और पांडव थे, ये कौरव पांडव भी महाराजा भरत के ही वंशज थे। उनके कई पीढ़ी ऊपर में राजा भरत हुआ करते थे, तो भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो हमने यहाँ दो चीज़ देखा, पहला कि हमारे देश का नाम समय समय पर बदलता रहा, मेडिएवल पीरियड में भारत का नाम। और एक बात ये भी आप जान लीजिए कि दक्षिण भारत कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हुआ करता था मेडिएवल पीरियड में। हम जो दूसरे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, सोर्सेस ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री को जानने के भी दो प्रमुख स्रोत हैं, एक लिटरेरी सोर्स है और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसा कि आप क्लास 6 में भी पढ़े थे कि दो तरह के सोर्स होते हैं। लिटरेरी सोर्स जो लिखित साहित्य होते हैं, इसमें महाकाव्य, काव्य, कहानियाँ और जो कुछ भी लिखा जाता था वो होता था। मेडिएवल पीरियड में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, अल्बेर्नी, मुशाद, तो ये सारे डोमिंगो पेश, तो इन लोगों के द्वारा जो ट्रेवलॉग लिखा गया, यात्रा वृत्तांत लिखा गया, उससे भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जो राजा रजवाड़े के घर में क्रॉनिकलर्स होते हैं, वो क्रॉनिकल्स की रचना करते थे, इतिवृत्त लिखते थे, राजा के बायोग्राफी, राजा खुद, कई राजा अपने ऑटोबायोग्राफी लिखता था, जिसे बाबर ने बाबरनामा लिखा। तो इन सभी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, जो काव्य, महाकाव्य, कहानियाँ, ये सब रचनाएं हैं, उनसे हमको उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो पिटिशंस होते हैं, जो राजा को जनता की ओर से दिए जाते थे, जो जुडिशल रिकॉर्ड्स होते थे, उससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जो राजा के द्वारा टैक्स या लैंड रिकॉर्ड्स होते थे, उससे हमें जानकारियाँ मिलती है। तो ये सभी लिटरेरी सोर्सेस हैं। चूँकि इस समय अर्ली मेडिएवल पीरियड में प्रिंटिंग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो हाथ से ही जो रचनाएं होती थी उसका कॉपी किया जाता था, जिससे से कई बार परेशानी ये हो जाती थी कि जो कॉपी करता था वह उसमें कुछ न कुछ चेंज कर देता था। तो एक व्यक्ति जब जो मूल रूप से लिखा है, उसकी जो दूसरी कृति होती थी उससे कुछ भिन्नताएं आ जाती थी, और जब उससे कोई तीसरा व्यक्ति कॉपी करता था तो उसमें कुछ भिन्नताएं आ जाती थी। इस तरह से वो एक बहुत सारे प्रतियां बनते बनते वह उसमें काफ़ी चेंजेज आ जाते थे, लेकिन फिर भी वह हमें इतिहास जानने के काफ़ी बड़े स्रोत हैं। ये कई सारे जो संत महात्मा जो उपदेश देते थे, उनको संकलित किया जाता था, और उनके संकलन को जो धनाढ़ लोग होते थे वो खरीद लेते थे। मठ, मंदिर या फिर राजा अपने आर्चिव्स में उसको सुरक्षित रखता था। इससे भी बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। मेडिएवल पीरियड में हमारे देश में ट्रेवलर्स आए, वह पूरे देश का भ्रमण किए समय समय पर, और फिर उन्होंने
और उन्होंने बहुत सारे यात्रा वृत्तांत लिखा। इनमें अल-मसूदी 957 ईस्वी में भारत आया था और उसने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में लिखा। यह एक अरब ट्रेवलर था। अल-मसूदी के बाद अल्बर्नी 1024 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया 10 से 1024 में, और 1024 तक भारत में रहा। वह घूम घूम करके भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया और एक किताब लिखी जिसे अल तहकीक ए हिंद या तारीख ए हिंद के नाम से जानते हैं। और यह उस समय के यानी 11वीं शताब्दी के इतिहास को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और 1347 ईस्वी तक हमारे देश में रहा। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उसने किताब लिखी थी जिसका नाम रेहला है, और इस रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक और उस समय के भारत के जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना था उसके बारे में लिखा है। और हमें जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है हमें इब्न बतूता के इस ट्रेवलॉग से मिलता है। डोमिंगो पेस भारत आया था, एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था जो जहांगीर के दरबार में आया था और 1520 से 1522 ईस्वी तक भारत में रहा। तो इसके भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आए, 1611 ईस्वी तक रहे और ये अंग्रेज सरकार का या कंपनी का जहांगीर के दरबार में राजदूत की तरह रहा। सर थॉमस रो और 1615 में आए और 1619 ईस्वी में गए। यानी इन 4 सालों में वो भारत में इंग्लैंड के राजा किंग जेम्स फर्स्ट के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में दिल्ली सल्तनत में जहांगीर के राज दरबार में रहे। इस दौरान कई सारी पुस्तकों की रचना की गई, जिनमें से कल्हन के द्वारा राय तरंगिनी नामक किताब लिखा गया। ये जम्मू कश्मीर के बारे में इसमें वर्णन है। अल्बर्नी के बारे में बता चुके। तारीख अल हिंद या तहरीक ए अल हिंद ये किताब है, लिखा गया। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि के साथ साथ प्रधानमंत्री भी थे, और यह एक तरह से बायोग्राफी है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रवरदाई ने लिखा। अमीर खुसरो ने तारीख ए अलाई नामक किताबें लिखी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना की, यह ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा मिनहाज-उस-सिराज, अभी हमने बात की थी कि भारत का नाम हिंदुस्तान मिनहाज-उस-सिराज ने रखा था, पहले कहा था। तो मिनहाज-उस-सिराज ने तवक्कत ए नासिरी नामक किताब लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही या फतवा ए जहांदारी, ये 2 किताबें लिखी थी। अबुल फजल ने अकबरनामा या आईने अकबरी इसकी रचना की थी। ये अकबर की जीवनी है, बायोग्राफी है। सूरदास ने सूरसागर की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसे काव्य की रचना की, और बहुत सारी रचनाएं हुई इस दौरान। तो इस दौरान जो किताबें लिखी गई उससे हमको मेडिएवल पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो ये तो जो बातें थी वो लिटरेरी सोर्स के बारे में बातें थी। दूसरी जो है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब है कि पुरातात्विक स्रोत। तो ऐसा नहीं है कि ज़मीन से खोद करके अब निकाला जाएगा और उससे आपको जानकारी मिलती है। कुछ कुछ होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें यार पुरातात्विक स्रोत में वो सारे स्रोत आते हैं जो लिटरेरी सोर्स में नहीं। जैसे कि क्वाइनेज, सिक्के, विभिन्न राजा विभिन्न तरह के सिक्के को ढाला करते थे। सोना, चांदी, तांबा या अन्य चीज़ों के सिक्के ढाले जाते थे। उन सिक्कों से हमको उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है।
सिक्के पर राज चिन्ह छपा हुआ होता था, समय छपा हुआ होता था। तो हमें उससे किस राजा ने उसको ढलवाया, कब ढलवाया, और उस राजा के समय में आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए गए, मंदिर मस्जिद बनवाए गए, राजमहल बनवाए गए। तो उनसे हमको भवन निर्माण कला के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कई सारे पेंटिंग्स की रचना की गई। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं जो हमको मेडिवल पीरियड के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताती है। नेक्स्ट टॉपिक है इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स। तो हम बता चुके हैं कि अर्ली मेडिएवल पीरियड में 3 प्रमुख राजवंश अस्तित्व में आए आफ्टर हर्षवर्धना, पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। ये पाल जो थे वो अभी के असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये वाला जो पार्ट था, आप समझ लिए कि ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आप कह सकते हैं। हालांकि अभी का ईस्टर्न इंडिया नहीं है, बिहार, इस क्षेत्र में पाल राजा राज करते थे। और जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाला जो इलाका था, वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार राजा राज करते थे। और उसके साउथ में जो भी थे वो राष्ट्रकूट राजा राज्य करते थे। तो इन तीनों राजाओं के बीच में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पर कब्जा के लिए लगभग 300 सालों तक संघर्ष चला। और इस संघर्ष के कारण भारत काफ़ी कमज़ोर हो गया। और इसी संघर्ष को ट्रिपार्टीट स्ट्रगल के नाम से इस इतिहास में कहा जाता है। ट्रिपार्टीट स्ट्रगल के नाम से ये विख्यात है। इसके बाद महमूद गजनी, जो अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था, उसने 1024 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। वैसे कई बार उसने 24 से लेकर के 1030 के बीच में आक्रमण किए और भारत के जो प्रमुख मंदिर थे उनको लूटा, जिनमें से सोमनाथ मंदिर भी है। और अकूत दौलत भारत से ले गया। मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी का आक्रमण, इन्वेशन भारत पर हुआ। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के तत्कालीन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेनाओं के बीच में तराइन की लड़ाई हुई 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी को भागना पड़ा। लेकिन एक साल के बाद ही मोहम्मद गोरी रिटर्न हुआ। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर और उसको हराया। इस बार वह पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और फिर उसको ले जा कर के अफ़गानिस्तान उनकी हत्या भी कर दी। तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा राजा था जो सब विभेदी बाण चलाना जानता था। और अफ़गानिस्तान में चंद्रवरदाय ने कहा मोहम्मद गोरी से कि पृथ्वीराज चौहान सब भेदी बाण चलाना जानते हैं, इनकी कला इनके साथ ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप इसको देख लें। और मोहम्मद गोरी ने इजाज़त दे दी। कुछ दूर पर सुल्तान बैठा हुआ था और पृथ्वीराज चौहान सामने में तीर धनुष लेकर था। चंद्रवरदाय उसके पीछे एक, आप कई सारे रील्स वगैरह में भी देखे होंगे कि वो घुंघरू रखा हुआ था। उसने कहा था कि 4 बांस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण एते पे सुल्तान है मत चूको चौहान। इतना कह कर के उसने घुंघरू बजाया और पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान की हत्या कर दी उसी शब्दभेदी बाण के द्वारा। ऐसी कथाएं प्रचलित है। खैर जो भी हो, भारत में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपना सक्सेसर के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका एक स्लेव था, एक गुलाम था, उसको भारत का क्षेत्र सौंप करके वह रिटर्न हो गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक
1205 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, हालांकि ज़्यादा दिन तक वो राज नहीं कर सका। एक 1210 ईस्वी 910 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहुत सारे राजा हुए जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ। और इस तरह से इनके अलावे कई और राज्य जो थे वो अस्तित्व में आए, जिनमें राजपूत, सिख, मराठा, अहोम, जाट और कायस्थ थे। इन सभी राज्यों का इमरजेंस हुआ, छोटे छोटे राज्य आए सीमा पर। इकोनॉमिक चेंजेस, इस समय बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है हमको, खास करके जब पॉपुलेशन बढ़ा और इन्वेशन हुआ तो जंगलों की कटाई शुरू हो गई। जंगल की कटाई होने के कारण, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जंगल में रहने वाले लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा। और ये जंगल की कटाई खास करके एग्रीकल्चर पर्पस से होता था, क्योंकि लोगों के भोजन अनाज की पूर्ति के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी और इसका ये प्रभाव पड़ रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेत जोतना और एग्रीकल्चर करने का काम शुरू कर दिए थे। इसके अलावा जो रीजनल चिफ्टेंस थे, रूलर्स थे, पीजेंट्स थे, वो सब खेती पर निर्भर थे, वह भी उससे प्रभावित हो रहे थे। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की रचना कर रहे थे। इसी समय मेडिवल पीरियड में विज्ञान के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आए। खास करके पर्शियन व्हील, जिसे हम लोग रहट भी कहते हैं, उसका इन्वेंशन हुआ, जिससे कि इरिगेशन में यानी सिंचाई में काफ़ी सुविधा हुई। पहले लोग लाठा कुड़ी जैसे से खेत में पानी करते थे, सिंचाई के काम लाते थे, जो काफ़ी परिश्रम था और जिससे ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाती थी। जो स्पिनिंग व्हील था उसमें कई सारे कंटेनर लगे हुए होते थे और बीच में एक रिंग होता था और गोल सा, और उसमें एक लठ जुड़ा हुआ होता था, जिससे कि एक या दो बैल उसमें जुड़े हुए होते थे और वो गोल गोल घूमते थे। और इस तरह से नीचे वो सारे कंटेनर्स गोल गोल घूमते थे और जाकर के पानी खेत में जाता था। और यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। इसे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील का आविष्कार हुआ, उससे वस्त्र उद्योग को काफ़ी फायदा पहुंचा। कॉम्बैट फायर आर्म्स भी आए और कई सारे अन्य चीज़ें, जिनमें से आलू, मिर्च, कॉर्न, टी, कॉफ़ी, ये सब भी बाहर से हमारे देश में आया। रीजन टू अम्पायर, ये मैं बता चुका हूँ कि पहले छोटे छोटे राजा थे और वो छोटे छोटे राजा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। बाद में जब पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजा आपस में बड़े साम्राज्य बनाने के लिए लड़ते थे और उन्होंने बड़ा साम्राज्य स्थापित भी किया। ये पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजा के संघर्ष था, उसको त्रिपाठी स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं, पहले बात कर चुके हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में चोल राजवंश काफ़ी प्रमुख रूप से पावरफुल हो गए थे। उन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया के साथ अपना ट्रेडिंग शुरू की थी, जिससे काफ़ी समृद्धि आ गया था। लेटर मेडिवल पीरियड में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य काफ़ी प्रभावशाली हो गया था। राजा कृष्णदेव राय इस राजवंश के सबसे प्रमुख, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजा हुआ करते थे। काफ़ी समृद्धि हुई थी। रिलीजियस ट्रेडिशंस, भारत में कई सारे भक्ति आंदोलन चल रहे थे इस समय, और सूफी संप्रदाय के लोग भी जो बाहर से आए थे, उन्होंने सूफी ट्रेडिशन को भारत में शुरू किया। इस तरह से जो रिलीजियस चेंजेज सोसाइटी में आ रहे थे,
तो इस वीडियो में इतना ही। ये पूरा जो चैप्टर है हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया है। आप पूरे वीडियो को देखें और पूरे चैप्टर को समझें। अगर कहीं पर भी कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछें। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके हर चैप्टर को हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे और लाइव भी हम आएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।